दोस्तों हर इन्वेस्टर का एक सपना होता है कि एक ऐसा स्टॉक फिगर आउट करे जो कि फ्यूचर मल्टी बैगर बन सके। लेकिन स्टॉक मार्केट में हजारों स्टॉक्स लिस्टेड है। ऐसे में उन हजारों स्टॉक्स में से अच्छे बिजनेसेस कैसे फिगर आउट करें, डिटेल में स्क्रीनर के साथ मात्र 3-4 पैरामीटर्स के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और साथ ही साथ इंफॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो स्टॉक मार्केट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग करते हैं, खासतौर पे मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में, तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। एक तो हमें स्टॉक का प्राइस पता चल रहा होता है उसके चार्ट से, दूसरा हमें कंपनी के फंडामेंटल्स पता चल रहे होते हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। बस ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, राइट। अब स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, हजारों कंपनियों की इवन एआई का इस्तेमाल करते हुए अगर हम एनालिसिस करने लगे तो काफी समय लग जाएगा। ऐसे में यहाँ पे 2-3 इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल पैरामीटर्स होते हैं जिनसे कि हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है जिसके बारे में मैं एनालिसिस कर रहा हूँ इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है या नहीं। ठीक है, अब होता क्या है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब स्टॉक मूव करता है, राइट, तो एक सर्टेन उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। उसमें क्या होता है कि एक सर्टेन प्राइस पे जाके वो रुकता है और वहां से प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर एक लो बनाता है, फिर नए हाई पर जाके रुकता है, वहां से फिर से प्रॉफिट बुकिंग होती है, एक नया लो बनाता है। ठीक है, अब ऐसे स्टॉक्स को फिगर आउट करना हमें आना चाहिए। तो आगे हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ हम स्टॉक्स के एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि कौन से वो फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं एंड कौन से वो फंडामेंटल पैरामीटर्स हैं जिनको कि हम देखते हैं जब भी हम एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर कंपनी है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये कंपनी बहुत समय से साथ ही साथ यहाँ पे 350 प्लस प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट कर चुकी है। टोटल ऑर्डर बुक यहाँ पे 146 मिलियन रुपीस के आसपास है। ठीक, सो जब भी हम किसी कंपनी की एनालिसिस करते हैं तो कंपनी के बिजनेस की एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। अब बिजनेस कंपनी का क्या है, बिजनेस के साथ ही साथ कंपनी के बिजनेस में ओवरऑल उसके पास ऑर्डर बुक्स क्या हैं। देखिए, ऑर्डर बुक्स होंगे तो कहीं ना कहीं से फ्यूचर रेवेन्यू मॉडल उसके पास रहेगा, और फ्यूचर रेवेन्यू मॉडल रहेगा तो सेल्स रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी रहेगी, और कंपनी का बेसिक जो फंडामेंटल स्टॉक प्राइस का मूवमेंट का डिसीजन मेकर होता है वो होता है उसकी सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रैक रिकॉर्ड। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हमारे पास क्या निकल रहे हैं, कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो जब हम स्क्रीनर पे इसको देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी, अब दो पैरामीटर हमारे पास रहेंगे और उसको हम रन करके देखेंगे कि किस तरह की कंपनियां हमारे स्टडी के पर्पस से आगे निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पे पटेल इंजीनियरिंग में कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज, फाइनेंशियल रेशियो, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी 10%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 13%, डिविडेंड यील्ड बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। अब जनरली कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो कि ग्रो कर रही होती हैं लेकिन अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड नहीं देती है कंसिस्टेंटली। यहाँ पे ये पर्टिकुलर कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है, दो कंपनी प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे पेट्रोस्की स्कोर 5 का है एंड डेट टू इक्विटी मात्र 0.27 का है। सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों में 12% के आसपास रही है। तो कंपनी की सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बहुत ज़्यादा मैटर करता है किसी भी इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ कंपनी के वैल्यूएशंस मैटर करते हैं। हालांकि इस स्क्रीनर में हम वैल्यूएशन के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट जनरली प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी देखा जाता है। तो यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो 7 का है एंड पीजी रेशियो 0.25 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक, इसके साथ ही साथ जैसा कि हमने कहा, सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 5-6 सालों का एटलीस्ट। यहाँ पे 2015 में 3,400 करोड़ का सेल्स था, 10 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, एंड 2023 में देखिए तो 3,891 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था एंड 183 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। इसके साथ ही साथ लेटेस्ट डाटा पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5,100 करोड़ रुपए के आसपास नेट सेल्स एंड 270 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दूसरे स्टॉक के बारे में, दूसरी कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है मैजेलेनिक क्लाउड। अब ये पर्टिकुलर कंपनी है, राइट, इनके पास एलओएज वगैरह आ रहे हैं, इनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर बुक क्या है, फ्यूचर रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल इनके पास क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग में साथ ही साथ बिजनेस एनालिटिक्स में ये कहाँ तक आगे जा रहे हैं, ये सब चीज़ें। बिजनेस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब भी हम एनालिसिस करते हैं। तो बिजनेस को समझना, बिजनेस को एनालाइज करना और बिजनेस के ग्रोथ पर्सपेक्टिव को देखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे मैजेलेनिक जो ये
पर्टिकुलर कंपनी राइट ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग पे काम कर रही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, साथ ही साथ ई सर्विलांस फिनटेक कंपनीज के लिए सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो किस तरह के सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है, कौन इनके क्लाइंट्स हैं, नंबर ऑफ क्लाइंट्स क्या हैं, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है क्लाइंट वो क्या, आने वाले समय के लिए इनके पास लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट्स का करार है उनके पास, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैजेलेनिक क्लाउड का अगर हम फंडामेंटल्स देखें तो 20% ROE है, 20% ROC है, डिविडेंड यील्ड 0.11 का है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, यहाँ पे डेट टू इक्विटी 0.43 का है, पेट्रोस्की स्कोर 4 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 20% के आसपास रहा है। इसके साथ ही साथ प्राइस टू अर्निंग रेशियो 14 का है एंड पीजी रेशियो 0.91 के आसपास देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं राइट कंपनी के पैरामीटर्स रेशियोज की, खासतौर पे रेशियोज इन द सेंस कि रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, डेट टू इक्विटी हो गया, तो इससे हमें पता चलता है कंपनी की स्ट्रेंथ, यानी कि फंडामेंटली साउंड है कंपनी या नहीं। तो रिटर्न ऑन इक्विटी 15-20 से ऊपर कंसिस्टेंटली हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15-20% से ऊपर कंसिस्टेंटली हो, सेल्स ग्रोथ 10-15-20% से ऊपर कंसिस्टेंटली हो। इसके साथ ही साथ आता है दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन के लिए यहाँ पे इस स्क्रीनर में हम इंट्रिंसिक वैल्यू को ले रहे हैं, बट जनरली इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, ग्राहम नंबर हो गया, या प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया, पीजी रेशियो हो गया, ये सब चीज़ें हम देखते हैं जब भी हमें एनालिसिस करनी होती है वैल्यूएशंस के टर्म्स में। ठीक है, यहाँ पे मैजेलेनिक क्लाउड का अगर हम सेल्स टू ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो 2017 में 20 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, 1 करोड़ का मात्र नेट प्रॉफिट था। 2023 में ये बढ़ के 427 करोड़ का नेट सेल्स हो गया एंड 74 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। इसके साथ ही साथ लेटेस्ट डाटा के हिसाब से देखें तो करीब करीब 700 करोड़ का यहाँ पे सेल्स एंड 114 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आती है तीसरी कंपनी, ये जो पर्टिकुलर कंपनी है NBFC कंपनी है, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड। अब ये मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है। मुरुगप्पा ग्रुप के पास अदर कौन सी कंपनी है, कोरोमंडल हो गया, पैरिस हो गया, एडी कमिंस इंडिया हो गया, CG पावर हो गया, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जो मुरुगप्पा ग्रुप के अंडर में आती हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो चोलामंडलम जो है NBFC सेगमेंट में डिसबर्समेंट्स कैसे ग्रो कर रही है, एसेट अंडर मैनेजमेंट इसकी जो है वो कैसे ग्रो कर रही है, साथ ही साथ कंपनी की नेटवर्थ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ये कैसे ग्रो कर रही है, इन सब की स्टडीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट तो हो जाती है। साथ ही साथ जो बैंकिंग एंड NBFC रिलेटेड रेशियोज होते हैं, जैसे कि नेट इनकम मार्जिन हो गया, एक्सपेंस रेशियो हो गया, ROA हो गया, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एसेस करना। ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे चोलामंडलम का 17% के आसपास है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% है, डिविडेंड यील्ड 0.09 है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, डेट टू इक्विटी यहाँ पे 13.6 के आसपास है। अब NBFC की कंपनी है, बैंकिंग की कंपनी है, तो डेट एसोसिएटेड रहता है, तो इसलिए किस बिजनेस से बिलोंग करती है, उसका सेक्टर क्या है, इंडस्ट्री क्या है, और उस इंडस्ट्री में डेट टू इक्विटी रेशियो का इंपॉर्टेंस क्या है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज हमें क्या लगेगा कि भाई एक से ज़्यादा डेट टू इक्विटी है तो ऐसी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। पेट्रोस्की स्कोर यहाँ पे 4 का है, सेल्स ग्रोथ पिछले 7 सालों का 20% के आसपास रहा है एंड प्राइस टू अर्निंग रेशियो मात्र 10 का है, पीजी रेशियो यहाँ पे 0.45 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे 2015 में देखिए तो 10,000 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू था, 684 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट था। 2023 में ये बढ़ के 18,000 करोड़ का रेवेन्यू हो गया एंड 250 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट हो गया। लेटेस्ट डाटा के हिसाब से अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे 40,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट सेल्स हो चुका है एंड 5,400 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट। तो 3-4-5-6 साल पहले राइट 500 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, अब यहाँ पे 10 गुना के आसपास ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो प्रॉफिट अगर ग्रो करता है तो ये रिफ्लेक्ट होता है शेयर प्राइस में। देखिए प्राइस कभी कभी इमोशंस की वजह से नीचे चला जाता है, बट इन जनरल प्राइस मूव करता है ओवरऑल कंपनी के बिजनेस के परफॉर्मेंस से, क्योंकि बिजनेस का जब ऑब्वियसली बात है जब EPS बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं से शेयर प्राइस पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं हमारी क्वेरी के ऊपर। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, इंपॉर्टेंट पैरामीटर सेल्स ग्रोथ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, यानी कि कंपनी अगर 5 साल पहले 100 रुपए का सेल कर रही थी तो 5 साल के बाद 140 रुपए का सेल कर रही है। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 40% ओवरऑल पिछले 5 सालों में हुई है या नहीं, ये देखना हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक, सेल्स ग्रोथ 5 सालों का 20% या उससे ज़्यादा हम यहाँ पे रख देंगे, ग्रेटर देन 20%। इसको अगर हम रन करते हैं राइट तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1572 कंपनियां के आसपास निकल के आ रही हैं। अब दूसरा पैरामीटर हमारा क्या था, दूसरा पैरामीटर यहाँ पे हमारा था प्रॉफिट ग्रोथ। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ 5 सालों का
20 या उससे ज़्यादा कर देंगे। इसको रन करते हैं और देखते हैं कि तो यहाँ पे अब 1124 कंपनियां निकल के आ रही हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन CMP। अब एज पर सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस, आप जो भी कह लीजिए, करंट प्राइस क्या चल रहा है ये बिल्कुल दूर दूर तक नहीं डिस्कस कर सकते। सो हम करंट प्राइस यहाँ पे ले रहे हैं क्वेरी को रन करने के लिए, ताकि समझ में आए कि वो स्टॉक्स जिनका की करंट प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू से कम है का मतलब, मान लीजिए CMP यहाँ पे चल रहा है किसी शेयर का 140 रुपये है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो है वो 220 रुपये है। तो सीधी सी बात है, जो कंपनी के बुक्स में कंपनी का शेयर प्राइस होना चाहिए उससे कहीं नीचे शेयर प्राइस मार्केट में चल रहा है। अब मान लीजिए आप कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, राइट, तो उसका एक्चुअल प्राइस मान लीजिए 1000 रुपये का है, लेकिन मार्केट में किन्हीं कारणों से, हो सकता है सेंटिमेंट्स नेगेटिव हो गए हों, कुछ भी हो सकता है, किन्हीं कारणों से वो 1000 की चीज़ आपको 700 रुपये में मिल रही है। तो हुआ ना 30% का यहाँ पे डिस्काउंट, राइट। तो इसी तरीके से मार्केट में वैल्यूएशंस को जज करने के लिए हम इंट्रिंसिक वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट इन केस इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है आपको नहीं मालूम है तो आप हमारी वीडियो देखिए, जस्ट सर्च करिए उमेश त्रिपाठी या स्टॉक फॉर रिटेल इंट्रिंसिक वैल्यू। आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है और कैसे हम वैल्यूएशन बेस्ड एनालिसिस करते हैं स्टॉक्स की। ठीक है, तो इसको जैसे ही हम रन करते हैं मात्र 615 कंपनियां यहाँ पे निकल के आती है। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1000। देखिए होता क्या है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने में तो लग रहा है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या ही होगा, बट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन से क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी है 10 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन की, ऐसी कंपनियां भी हैं 10 करोड़ की भी। 10 करोड़ तो नेटवर्थ होता है आजकल यूट्यूबर्स का। 10 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है और शेयर प्राइस 10 रुपए का है या 100 रुपए का है। अब यहाँ पे ये कंपनी वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी की कैटेगरी में नहीं आती है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन ग्रेटर देन 1000 करोड़, ऐसी कंपनियां जो कि अपने आप को प्रूव कर चुकी हैं, वेल स्टैब्लिश्ड हैं एंड जो एक ग्रोथ पाथ पर है, यानी कि पिछले 5 सालों में 20% का उनका सेल्स का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, पिछले 5 सालों में 20% का उससे ज़्यादा का उनका प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रन करते हैं, 139 कंपनियां यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे 139 कंपनियां निकाली तो हैं, लेकिन ये मात्र पहला स्टेप है। इसके बाद क्या करना है, हमें वो इंटेंजिबल फैक्टर्स की एनालिसिस करनी है। वो क्या है, मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या चल रही है, मैनेजमेंट के ओवरऑल क्या प्लान है, क्या डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ एनुअल रिपोर्ट्स, पिछले 4-5 सालों की एनुअल रिपोर्ट्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, कंपनियां अपने जो बिजनेस सेगमेंट में है उस बिजनेस सेगमेंट से कहीं भटक तो नहीं रही है। ऐसी कंपनी भाई जूते बनाती है और ऑल ऑफ अ सडन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ तो नहीं रही है। ये सब चीज़ें हमें भी देखना होता है। एंड इसके साथ ही साथ कैश फ्लो की एनालिसिस, प्रमोटर शेयर होल्डिंग, प्रमोटर क्या कर रहे हैं, अपनी शेयर होल्डिंग को प्लेजिंग तो नहीं कर रखी है और इसके साथ ही साथ कहीं वो बेच तो नहीं रहे हैं शेयर होल्डिंग अपनी। पिछले 3-4 क्वार्टर में, मान लीजिए 3-4 क्वार्टर पहले उनकी 60% की प्रमोटर शेयर होल्डिंग थी, अब वो 50% हो चुकी है, तो ये नेगेटिव फैक्टर हो जाता है, राइट। तो ये सब भी हमें देखना होता है एनालिसिस करते समय। सो इस छोटी सी वीडियो का ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि मैं आपको आऊं और एक मैजिकल फॉर्मूला दे के चला जाऊं। कोई भी स्क्रीनर गारंटी नहीं दे सकती है कि फ्यूचर में स्टॉक जाके मल्टीवैगर ही बनेगा, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड स्क्रीनिंग प्रोसेस हमें शॉर्ट लिस्टिंग करने में मदद कर सकता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। अगर आप डिटेल में चाहते हैं जानकारी तो भी कमेंट करिए, मैं इसका पार्ट 2 भी बनाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसमें दी गई जानकारी आपके काम की होगी। वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर करिए और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए।